स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक करंट अफेयर्स सीरीज। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जहां सच और सियासत का बीच का फर्क समझना जरूरी हो चुका है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो 2023 में पास हो चुका था, आज फिर से पॉलिटिकल स्टेज पर क्यों लाया जा रहा है? क्या ये सच में महिलाओं के एम्पावरमेंट का मुद्दा है या फिर एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी का हिस्सा? और क्या इसके पीछे ऐसे डिसीजंस तैयार हो रहे हैं जो देश के अंदर सीट डिस्ट्रीब्यूशन और रीजनल बैलेंस को बदल सकते हैं? आज हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे बल्कि उसके पीछे का सच समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। इसाकी सर, कैंडिड टॉक में आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू। सर, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के लोगों से बात की, मगर कई लोगों का कहना है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट के टेंशन पर उतनी बात नहीं की। तो क्या आपको लगता है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी? आप पीएम के नेशन को एड्रेस करे सो चीज़ के बारे में आप पूछ रहे भाषा जी। तो एक्चुअली ये देखा गया तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो एक सियासी मुद्दे पे सारे मुल्क के अवाम को एड्रेस करे सो इनका एक तारीख बन जाएगा। क्योंकि इंडिया को जब से आज़ादी मिला अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया में बने हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर एक सियासी मुद्दे पे नेशन को एड्रेस करे सो अभी तक माजी में कोई हिस्ट्री नहीं है। और ख़ुद इनके 12 साल के, अब तो 12 साल आ गए ना प्राइम मिनिस्टर बन के, इनके 12 साल के पूरा पीरियड में भी इन्होंने भी खुद कभी भी नहीं करे नेशन को एड्रेस ऐसा सियासी मुद्दे पे। ये नथिंग बट सियासी मुद्दा है। जबकि एक तरफ मुल्क ऐसे हालात में जूझ रही है, एक तरफ मिडिल ईस्ट में आपको जंग चल रहा, गैस की किल्लत है, डीजल और पेट्रोल को लेके भी लोगों में दिलों में डर पैदा हुआ, और दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज़ के रेट कहाँ तक चले जाएंगे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितना दुश्वार हो जाएगा, ये सब लोग जो है घबराते हुए बैठे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऐसे वक्त में एक प्राइम मिनिस्टर का काम क्या रहता है जनरली? लोगों को जो है भरोसा दिलाना। अब आप इतना संजीदा मसले पे, जंग जैसे संजीदा मसले पे बात करने के वास्ते आप पार्लियामेंट को जो है डयास बना लेते हैं, लेकिन जब आपके सियासी चीज़ के लिए एड्रेस करने के लिए, आप नेशन को एड्रेस करने के लिए आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो दोगलापन। आपको सियासी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी आपको सियासत है। मतलब आपका पार्टी पावर में रहना, आप पावर में रहना, लोगों के तकलीफ़ से, लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ात दुश्वारियाँ पेश हो रहे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये साबित कर दिया अब आप आपके सिर्फ जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल्कुल ही आपके 30 मिनट का आपका जो भी भाषण था, उसमें सिर्फ आप अपोजिशन को कोसने में पूरा टाइम पूरा उसमें ही निकाल के, और आप क्या करें, और वोट भी उसके ज़रिए वोट भी आप मांगे। तो जो भी मुल्क के हालत है, जैसा कि इनके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि जब पुलवामा का इंसिडेंट को लेके 2019 में शहीदों के नाम पे वोट मांगे, अब जो है वुमेन का नाम, ख़वातीन के नाम पे बिल लेके आके, ये तो ख़वातीन का बिल नहीं है, आगे अपन डिस्कस करेंगे, ख़वातीन का बिल नहीं है, ख़वातीन के बिल के आड़ में आप दूसरा काम करने के वास्ते, डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू करने के वास्ते आप लेके आके बिल पेश करें, जबकि अपोजिशन पहचान ली कि आपका कौन सा साजिश है, किस तरह से इसके पीछे क्या सियासत छुपा हुआ है, ये सब अपोजिशन पहचान ली। अपोजिशन पूरा एकजुट होके आपका पूरा मेहनत को जो है नाकाम कर दिया और बिल को जो है पास करने से इनकार कर दिया। वोट में आपको जो है रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिला, आप जो है बौखला गए। आपके लिटरली देखा गया तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप डिफीट हो गए, मतलब आप हार गए वहाँ पे। और आप उसको लेके दूसरी जो है आके आप जितने लाचार हो गए लोगों के सामने,
सिर्फ आप एक आंसू बहाना है कि आपको बाकी था, फिर तकरीबन पूरा जो है बाकी का जो रस्म रिवाज है आप पूरा करके आप नेशन को एड्रेस करके निकल गए। तो ये प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं दी थी प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन में। अगर आके आप वार के बारे में बात करें, लोगों को भरोसा दिलाए कि भाई नहीं आप कोई फिक्रमंद मत रहो, आप हम है देखेंगे, हम पूरा मुल्क का जो है आप लोगों को सब महफूज करने के वास्ते हम ये करेंगे, ऐसे कोई चीज़ें बल्कि लोगों के दिल में अगर भरोसा पैदा करे, कॉन्फिडेंस पैदा करे, तो प्राइम मिनिस्टर का विकार बढ़ता पोस्ट के लिए, और प्राइम मिनिस्टर की सीट में जो बंदा बैठा हुआ है उसका भी जो है विकार बढ़ने के वास्ते चांसेस रहते हैं। मगर इससे जो है लोगों के ऊपर आपके लोगों की नज़र में गिर जाते हैं ना आप एक्चुअली। तो इसमें कोई देश की चिंता, प्रजा की चिंता कुछ भी नहीं थी इसमें। नहीं, सिर्फ इलेक्शन है ना, सिर्फ इलेक्शन है और क्या है। आप इमीडिएटली एक जो बिल अभी अब आप आगे जाके सवाल करते हैं सिर्फ यही पे, तो ये जो नेशन एड्रेस है, ये नेशन का एड्रेस जो हुआ है मुल्क के अवाम के लिए नहीं हुआ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए नेशन के एड्रेस के नाम से उन्होंने जो है पूरा मुल्क को एड्रेस करे। तो ये कोई सिर्फ सियासी मसले के लिए आप उन्होंने जैसा कि उनका मन की बात है उसमें कई चीज़ें बोलते रहते, ये मन की बात का दूसरा शक्ल लेके आके जो है पूरे मुल्क के अवाम से मुखातिब करके वोट मांगे हैं बस। सर आपके बात से एक सवाल उभरता है कि अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं तो क्या इलेक्शन जीतने की रेस में असल देश के जो ग्राउंड इश्यूज है वो कई छूटते चले जा रहे हैं? 100%। अब यही सवाल देखो, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर जो है सारे मुल्क को मुखातिब करते हुए अपना स्पीच दिया था, इसमें वो स्पीच में पूरे स्पीच में कोई जंग का जिक्र हुआ नहीं, कोई गैस की किल्लत के बारे में बातचीत हुई नहीं, बातचीत हुई। और वहाँ पे जितने फंसे हुए लोग आप, क्योंकि वहाँ पे मर्चेंट नेवी के कई लोग फंसे, एक्चुअली पूरे बताया जाता है कि हारमुज में पूरे 23 या 25 हज़ार के सारे मुल्क के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। उसमें कई लोगों को जो है अपने इंडियंस के 1100-1200 लोगों को वापस ला लिया, अभी कई लोग वहाँ पे फंसे हुए, उनकी हालात क्या है। अब आपको मालूम है ना कि मर्चेंट नेवी के हमारे 3 लोग मर गए थे ये पूरे ये जंग के दौरान वहाँ पे। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, इसके ऊपर अफसोस जाहिर करना, ये तकलीफ़ है वहाँ पे, आपको मुश्किलात का सामना कर रहे हैं लेकिन हुकूमत आपके साथ में है, ऐसे कोई बात ना चले उसमें। आप पूरा सुने होंगे ना पूरे लोगों से, कहीं पे भी है नहीं, सिर्फ सियासी बातें कि भाई आप वुमेन रिजर्वेशन करने की कोशिश करें, जबकि वो वुमेन रिजर्वेशन बिल ही नहीं है। लेकिन जो है अपोजिशन को कोई ख़वातीन के ऊपर कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, उनके ऊपर क़दर नहीं है, हम बहुत कुछ करने वाले थे, ये लोग ये करने के वास्ते कोशिश करें, आप ये लोगों को सबक सिखाओ। पूरा नटशल वही है ना। अब ये जो इलेक्शंस कहाँ पे, तमिलनाडु में हो रहे हैं और बंगाल में हो रहे, असम का तो वोटिंग हो गया मेरे ख्याल से, केरला का भी पोलिंग ख़त्म हो गया, पांडिचेरी का भी हो गया, 5 स्टेट्स में 3 स्टेट का ख़त्म हो गया, या एक स्टेट है ये तो 29 को इनका होने वाला है, और डेट्स सब सब्जेक्ट टू द करेक्शन। तो सडनली अपन डेट्स का भी, तो पर्टिकुलरली पूरे सिर्फ सियासी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, पॉलिटिकल सेंट्रिक स्पीच है जी। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या है, असल मुद्दे बेरोज़गारी क्या है, ये इन्फ्लेशन क्या है, वार का क्या हालत है, ये कोई चीज़ सिर्फ कुछ भी, और खाद का कमी, मतलब फर्टिलाइजर्स नहीं आ रहे, फार्मर्स जो है डिस्ट्रेस में है, ट्रबल में है, ऐसे कोई चीज़ें थे वो पूरा 29 मिनट्स के। क्योंकि मैं तो पहले ही समझ गया कि यही होने वाला है, बल्कि उसके बाद इंटरेस्ट नहीं रहता, अगर कुछ तो भी बात लास्ट तक देखता गया तो कहीं भी अगर मैं जैसे कहीं छूट गया होगा, कोई सुने होंगे, तो सब्जेक्ट टू करेक्शन के भाई उसमें कोई आवाम का मुद्दा नहीं आया, सिर्फ इलेक्शन सेंट्रिक का एक अपील रहा उसमें कि हमारे पार्टी को वोट करो, हमारे हुकूमत को वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में क़ायम करो, हमारे को वोट दो, हम ख़वातीन के बहबूद के वास्ते और उनके भलाई के वास्ते हम काम करेंगे, सिर्फ यही है। तो कोई मेन दूसरे आम आदमी का कोई मसला उसमें तो मेरे को नज़र नहीं आया। सर
वुमेन रिजर्वेशन बिल को इस वक्त लाना, जबकि वो 2023 में ही पास हो चुका था, तो क्या आप इसे जेन्युइन रिफॉर्म के तौर पे देखते हैं या फिर ये एक पॉलिटिकल टाइमिंग का हिस्सा हो सकता है? ये सिर्फ ये पूरा टोटली जो है इसके बारे में अब थोड़ा ये तफसील से आप इसका जी जी, जब आप जायजा पूरा लेते हैं। सुनो। जी हाँ। हाँ, क्योंकि मैं 2023 जी 23 को इसी तरह स्पेशल सेशन बुलाया गया सितंबर में, जी जब भी बहुत कुछ हंगामा हुआ था। हंगामा होने का मतलब क्या है कि उसको पॉलिटिकली प्रेजेंट ऐसा कर रहे हैं कि भाई उसका तो पूरा फायदा उठाना है ना। ये क्यों, आप 2024 में अपने को पार्लियामेंट को इलेक्शन होने वाले थे, जी, तो इनके पास कई मुद्दे नहीं थे, तो ये पूरे वुमन वोट को जो है हासिल कर Polarize लेने के करने के वास्ते, लिए, जी पूरा हाँ। पोलराइज करने के वास्ते वुमन रिजर्वेशन बिल लेके आए। जी तो ये लोग समझे कोई ना कोई उस वक्त कोई अपोजिशन कोई बिल के खिलाफ वर्जी करेगा कुछ भी, लेकिन इलेक्शन के सामने है तो कोई भी जो है हिम्मत नहीं करता। और रहा सवाल कि वुमन को रिजर्वेशन मिलना है इंडिया में, जी क्योंकि पॉपुलेशन में 50% वुमन है। वुमन को एजुकेशन होना है, वुमन एम्पावरमेंट होना है, पॉलिटिकली होना है, फाइनेंशियली होना है। हर एक आदमी भी चाहता, ये पूरा इंडियन जो भी जिसको जो समझदार आदमी है वो हर एक आदमी भी जो है चाहता कि वुमन रिजर्वेशन को कोई इनकार नहीं करते, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका तौर तरीके रहते हैं ना उसके लेके। तो जब 2023 सितंबर में स्पेशल सेशन बुला के बिल पेश किया गया तो क्या हुआ, टोटल पूरे पार्टीज यूनानिमसली एक्सेप्ट जी दो एमपीज के अलावा बाकी के पूरे जितने भी प्रेजेंट थे सपोर्ट करिए उसमें उसको। 400 से भी ज़्यादा लोग सपोर्ट करे थे। राज्यसभा में तो 214 या कुछ नंबर था, इनानिमसली पास कर दिए। जब बिल हुआ था, जब क्या डिमांड हुआ था अपोजिशन के, आप उसमें कौन से कब से ये लागू होने का है वो मसला के बारे में जब बहस हुई तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करेंगे 24 में इलेक्शन होने वाला है। अब एज पर टेक्निकली जितने सीट्स अपने 543 सीट्स जो भी है एमपी के सीट लोकसभा सीट्स, उसमें आप 33% रिजर्वेशन कर दो 2024 से। जी जब नहीं बोल के कौन बोले थे, आप बोले थे। आप उस दिन हिम्मत नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके, आप रखे थे, आपका मकसद इम्प्लीमेंट करना नहीं था। कहीं ना कहीं अपोजिशन ट्रैप में अगर गिर गई तो फायदा उठाने का था। अब क्योंकि अब देख रहा जा रहा ना, तो उस वक्त भी आपका वही मंशा होगा, तो फिर क्यों पास नहीं करे। पूरे लोग उस दिन डिमांड करे थे। जब ये ओबीसी का भी नहीं आया, उसमें से कोटा और सब कोटा भी उतना ज़्यादा उस स्ट्रेस नहीं करे, जबकि अपने मजलिस पार्टी जो है मुसलमान के मुस्लिम ख़वातीन को भी जो उसमें रिजर्वेशन लाना, वो लोग इख्तिलाफ़ करे, वो लोग का वोट भी नहीं उसके फेवर में नहीं, क्योंकि मुसलमान का रिजर्वेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। वो चाहिए वो ओबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड का, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के वुमन के बारे में स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि वो लोग एक स्टैंड ले लिए। वही स्टैंड अब फिर भी अब पूरे पार्टीज मिल के लिए थे, तो वो स्टैंड पूरे लोग सपोर्ट कर दिए। सपोर्ट कर देने के बाद उसको ना बोल के बोले सो रूलिंग पार्टी भी, जब आपको सीट लोकसभा में आपको स्ट्रेंथ कितना था, जब 303 आपके खुद के एमपी थे और बाकी के आपके सपोर्टिंग पर एनडीए के जितने भी अलायंस पार्टनर्स थे पूरे थे। अगर आप रहते थे, जब आपको 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी आ गया, जब समझ सके तो 2024 से ही हो जाता था। लेकिन क्या है, 2024 में इलेक्शन में कुछ ना कुछ फ़ायदा लेना है उसको बोल के नहीं डिलिमिटेशन नहीं हुआ। डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट करके आपको 2034 इलेक्शन से जो है वुमन को पे रिजर्वेशन होता बोल के बिल पास करके आप हाथ धो के बैठे। 2024 में उसका फ़ायदा होता बोल के सोचे। आपके बार 400 पार बोल के इलेक्शन को उतर गए। जी क्या हुआ, 240 को आपको लोग महदूद कर दिए। बस है आपको बहुत पूरे 40 पार्टियों के साथ अलायंस बनाए ना, हुए। अब तो उसके बाद अब 40 पार्टियों के साथ अलायंस बनाए हुए, और आप खाली कैसा कि आप जिंदगी गुजार रहे, मतलब सहारे वैसा के सहारे लेके, इधर चंद्रबाबू नायडू, इधर नीतीश कुमार। अब तो नीतीश कुमार को तो आप बगल में बैठा ली, वो अलग बात है, उसके साथ में और ये एक दो जो भी सिंगल पार्टी का भी जो है पूरे लोग एमपी सपोर्ट करने के बाद में अब पार्टी चला। ऐसे वक्त आप ये बिल पेश करें, और ये बिल ऑलरेडी पास हो गया, सो बिल को क्या करें, आप एक नया सहरा बन दे उसको।
और उस चेहरे के पीछे किसको छुपाए हुए हैं? खवातीन नहीं है उस पे, है कौन सा? डीलिमिटेशन। क्यों डीलिमिटेशन आप ला रहे हैं अभी इस वक्त? यहाँ पे दो मकसद हैं। फर्स्ट जो है वुमेन रिजर्वेशन का मुकुटा उसको क्यों लगाए? फर्स्ट पॉइंट है वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के तमिलनाडु इलेक्शन। के इलेक्शंस। यहाँ पे खासियत क्या है? वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में वुमेन अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है जी। लिटरेसी रेट ज़्यादा है, और ममता बनर्जी अब तक कंटिन्यू जीतने में सबसे बड़ा वुमेन्स का बहुत हाथ बड़ा हाथ है। वुमेन का है, खवातीन का। तो उनको जो है अपने तरफ रुजू कर लेना। इसी तरह तमिलनाडु में भी डीएम के केस में वुमेन का, पहले जयललिता रहती थी, जयललिता के बाद में ख़त्म होने के बाद में वो वोट उधर नहीं गया, अलबत्ता डीएम के पास आ गया। तो उधर से वोट को तोड़ना है तो उसको अपने तरफ थोड़ा भी वुमेन वोट तो उधर से लेके आना। वुमेन एम्पावरमेंट, ये लोग समझ रहे हैं कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट बोलते ही पूरे खवातीन बगैर सोचे उनके पीछे आ जाते जैसा समझ रहे। लेकिन वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, उनके पास अवेयरनेस ज़्यादा, और सोचते वहाँ के खवातीन जो है, लेडीज़ जो है वहाँ के वुमेन, वो खास करके सोचते। तो ये उसके मकोटे में लेके आए। तो पहले ही लोग बनअप कर लिए कि भाई ऑल अपोजिशन पार्टीज, तो ये एकजुट हो गए, एकजुट होके। और अगर ये बिल पास हो गया डीलिमिटेशन, देखो ये डीलिमिटेशन के वजह से जो फाइनेंशियल पॉलिटिकली लॉस, सदर्न स्टेट्स को पॉलिटिकली जो लॉस होता, उसके बारे में रेवंत रेड्डी भी बात कर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनका भी आर्गुमेंट करेक्ट है। और जो कांग्रेस पार्टी एज ए होल, अपोजिशन एज ए होल जो बात कर रही कि डीलिमिटेशन, जब यहाँ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना गया था, तो जब डीलिमिटेशन के लिए एक प्रोसेस बनाई गई, एवरी 20-25 ईयर्स के बाद में एक बार डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होना, पॉपुलेशन बेसिस पे आप जो है सीट्स की कम या ज़्यादा कर लेके रिप्रेजेंटेशन, पीपुल्स का रिप्रेजेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जितने भी पार्लियामेंट में रहने दो, असेंबली में रहने दो, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन रहना बोल के डिसीजन लेके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न कर लिए। जब पहली बार इसका मसला आया, तो जब मुल्क के हालात में देख के, क्योंकि 19 इंदिरा गांधी के पीरियड में, तो जब क्या हुआ था, एक तरफ तो फैमिली प्लानिंग का चल रहा था, जब मुल्क के हालात के उसके पूरे पेश नज़र क्या करें नए, और एक 25 साल हमको लगते डिलिमिटेशन के लिए बोल के, तो ये कांग्रेस के दौर में हो गया। फिर जब 2021 में वाजपेयी का गवर्नमेंट आया, वो पीरियड में भी जब भी उसका जो फैमिली प्लानिंग का ये, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब फैमिली प्लानिंग 1970s में जो फैमिली प्लानिंग का जो हुआ था, उसमें सदर्न स्टेट्स में बहुत सीरियसली उसमें मुसलमान अभी फैमिली नसबंदी नहीं करना, फिर भी यहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड यहाँ पे नसबंदी पूरे सदर्न स्टेट में बहुत टोटली इम्प्लीमेंट, और यहाँ पे लिटरेसी रेट भी बढ़ गया, उसके हिसाब से यहाँ का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, और लोग जो है डेवलपमेंट भी शुरू हो गया। तो उससे क्या हुआ, अवेयरनेस आने के वजह से जो है एक सिस्टमैटिक लाइफस्टाइल यहाँ पे कल्चर में चेंज आया, सब एवरीथिंग हो गया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन टोटली कंट्रोल हो गया समझो। लेकिन जबकि नॉर्थ में इसको क्वाइट कंट्ररी, मतलब क्वाइट अपोजिट में वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गया। बिहार में गरीब, अब कुछ भी रहे तो वहाँ के माहौल की वजह से पूरा हो गया। तो अब क्या होता, अब सीट्स पॉपुलेशन के भी हिसाब से भी देखो, आप सीट्स बढ़ जाएंगे उधर नॉर्थ में, जी हाँ, साउथ में कम हो जाएंगे। और अब उसके बाद में ये तो लास्ट 2 साल पहले जैसा प्रपोजल जब बाहर आया 26 में होने वाला है बोले, तो आप पूरे तमिलनाडु, तेलंगाना सब लोग मिल के पूरे थोड़ा सा यूएन क्राई करते, क्या करें, अपनी आवाज़ तेज करते ही उसको दबा के रखे, फिर अब 50% का फार्मूला लेके आए, क्योंकि जितने भी सीट्स है उसके ऊपर 50% बढ़ा देते। सपोज 100 है तो 150, 50 रहे तो जो है और 25 मिल गए 75 हो जाते। तो ये फार्मूला लेके आए ना, इसके वजह से भी यहाँ पे लोकली नुकसान होता, क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपये है, मैं आपके पास 100 रुपये रहे तो मैं 50 रुपये देता हूँ बोल के बोला था, तो आपके पास 150 हुआ, और दूसरे के पास, किसके भी पास, मतलब आपके पास 100 रुपये रहे तो 150 रुपये होता, किसी के पास भी जितना भी पैसे है मैं 50-50 रुपये देता हूँ बोल के बोला, उनके पास 25 रुपये ही है,
50% में तो कितना हुआ उनका 12 रुपीज़ 50 पैसा, जी बोले तो हाँ। 37 रुपीज़ ही होते हैं। हम्म, आपके पास 150 हो गए और एक बंदे के पास जो है 75 रुपये समझो, तो वो प्रोपोर्शनेट में क्या होता, ये गैप ऐसा ही रहता। तो अब ये 50% के हिसाब से देखा गया तो 129 सीट्स अब मौजूदा केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पूरे 5 सदर्न स्टेट्स है। 129 सीट्स है अपने पास। अगर अब ये 50% के बढ़ाए तो 195 होते हैं, लेकिन टोटल 816 सीट्स का टारगेट है। तो इसमें से 195 निकाल देते तो 612 सीट्स जो है ऊपर चले, नॉर्थ को चले गए। तो आपको क्या जरूरत है, जाने की मैजिक फिगर जरूरत ही जो है नहीं है। 409, जी हाँ, 410 जो भी पार्टी ला ली, और 410 तो वहीं आ जाते आपको। वहीं पे आए थे अपने। 600 सीट में आपको बीजेपी 400-450, क्योंकि अब उनका उत्तर प्रदेश अपने हाथ में है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, हम्म, मध्य प्रदेश, 7 स्टेट हमें कर लिया। और छोटे मोटे उत्तराखंड भी उधर भी, क्योंकि हिंदू वोट पोलराइज कर लेते वहाँ पे, मुसलमानों को तो अब SIR नाम के वोट निकाल के कर दिए, तो आप किसका भोलबला हो जाएगा। तो ये पूरा पिक्चर देख के क्या करें, मतलब 1 शॉट 2 बर्ड्स, तो एक ही तीर से 2 का निशाना लगाना, वो बोलते हैं ना, वो है। जी हाँ, जी हाँ। तो अब क्या करें, एक उसको मुस्लिम रिजर्वेशन का, सॉरी वुमन रिजर्वेशन का मुखौटा पहना मुकुटा दिया पहना उसको। दिए। अब ये लोग नहीं बोले तो वुमन के नाम पे इनको बदनाम करना, जी हाँ, कि 100% नहीं बोलते, उनको मालूम है कि भाई ये। और इसीलिए ना प्राइम मिनिस्टर जब बात कर रहा था अपने स्पीच पे, बताया आप नहीं बोले तो हमारे को ही फायदा होगा, एडमिट कर जी ओपनली, हाँ, एडमिट लोग सब ओपनली एडमिट एडमिट कर रहा। करके क्या बोले, वो क्रेडिट मेरे को नहीं चाहिए, आप मैं खुद के पैसों से एडवर्टाइजमेंट दे के ये क्रेडिट आपका है बोलता हूँ बोल के। ये क्या है ये, जब आप लेके आ रहे लोगों को गुमराह करके, जबकि एक बिल पास कर दिए आप, और आप आज तक कल 18 तारीख तक आप उसको प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट का एसेंट क्यों नहीं लिए, गजेट नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिए। हम्म, जब आप कमिट करे थे 2030 पर, अब आपके हिसाब से के देखा गया तो अब आपको डीलिमिटेशन होना बोले तो पहले पॉपुलेशन सेंसस का ख़त्म होना है, ख़त्म होने के बाद फाइनल नोटिफिकेशन आना है, एम्पेरिकल डेटा आना है, कैस्ट वाइज कितने हैं, कौन कैस्ट कितना है, कौन सा का कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना है, बल्कि ये पूरा आए तक आपको 34 इलेक्शन तक ही आपके एक फाइनल जी फिगर हाँ, आता। ये आपको खुद मालूम है, आप एडमिट करिए 2023 में, मतलब उस 10 साल के बाद ही हम कर सकते बोल के, फिर अब क्यों लेके आए, सिर्फ वो वुमन वोट कर लेना और इनको बदनाम करना। तो लुमाइस नहीं अब देखो, और इनको एक लिटमस टेस्ट भी है, 2029 में इलेक्शन होगा, जी, तो टेस्टिंग ग्राउंड है ना अब ये। हम्म, अब देखो कैसा भी, वेस्ट बंगाल में तो ये लोग जीतते नहीं बोल के सर्वेज बताते रहते, बहुत बार लास्ट टाइम भी कोशिश करे, लेकिन अगर अब जीत गए तो टेस्ट करने की ग्राउंड मिल गई, जी हाँ, तो लिटमस टेस्ट। तो ये पूरे चीज़ ना इसके अंदर है। और देखो इसमें एक्चुअली ये पूरा पॉलिटिकल का बताया था मैं, फाइनेंशियली कितना लॉस होता, डिलिमिटेशन। अब अपने को अब डिवोल्यूशन, मतलब एक स्टेट से सेंट्रल, पूरा हमारे पास से जो टैक्स जाता सेंट्रल गवर्नमेंट को, जी, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट फिर वो टैक्स कलेक्शन करने के बाद फिर अपने फिर स्टेट को स्टेट्स को वापस भी वापस जाते हैं। करती, ये जी तो हाँ, मालूम है ना बहुत जी से हाँ, लोगों को। तो इसमें पॉपुलेशन बेसिस पे पैसा एक वापस करते, और थोड़े क्राइटेरिया से ये पूरा फाइनेंस कमीशन जो है डिसाइड करता है डिसाइड वो। करता। तो इसमें कई चीज़ें जो है क्राइटेरिया में लेते, एक जो है डेवलपमेंट इंडेक्स, आप कितना हद तक डेवलप कर ले रहे, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, और जो है आपके एरिया में एनवायरमेंटल कैसा डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितना है, ये पूरा कंसिडर करके एक बना के एक डिसीजन लिए कि भाई अगर 100 रुपये टैक्स आप दे रहे तो 41% हम जो है आपको वापस देते, दिस इज एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर। लेकिन ये 41%, मतलब आप, मैं एग्जांपल बताता हूँ, तेलंगाना से एक 100 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स के जैसा गया वहाँ पे, तो उसमें से 41 रुपीज़ वापस दे दिया, ये तेलंगाना को। जी हाँ, सेम आंध्र प्रदेश को भी 41 रुपीज़ के 41 से लेके 45 रुपीज़ के बीच में समझो, 41 रुपीज़ 50 पैसा, 42 रुपीज़ 50 पैसा।
सेम केरला वगैरह वगैरह को भी, तमिलनाडु को भी यही इस पे मिलता। लेकिन जबकि उत्तर प्रदेश को 330 रुपये से 350 रुपये मिलते 100 रुपये में, वाह। ये नहीं, बिहार को 900 रुपये मिलते, मध्य प्रदेश को 220 से लेकर 250, ये लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से 220 से लेकर 250 रुपये। वो बिहार का को 900 रुपये देने में 9 से 950 रुपये, 910 रुपये, वो वेरिएशन चेंज होता रहता। तो क्या बताते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनकम कम है, इसीलिए सेम पॉलिसी उत्तर प्रदेश को। मध्य प्रदेश के लिए क्या बताते हैं, मध्य प्रदेश में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, और वहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। वो फॉरेस्ट कवर को बचाने के लिए ये मतलब ये सदर्न, ये हमारा फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर है। तो जहाँ पे ज़्यादा पैसा आता है उससे लेके इनकम लेके बैकवर्ड स्टेट्स को डेवलप करना, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो उसमें रैशनैलिटी होना है ना। आपके 100 रुपये लेके 50 रुपये वापस करना, आपके 100 रुपये लिए तो जगह 900 रुपये वापस करना, कितना डिफरेंस है, इसके बीच में रैशनैलिटी नहीं। तो ये कल अगर आप ये 860 सीट्स 816 सीटें बढ़ा दिए, जब कितना नुकसान होता स्टेट्स को, फाइनेंशियली भी सोचना है ना। और ये आप देखो पॉलिटिकल मफादात कैसे रहते हैं। यहाँ पे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपोज करे, सेम टाइम टीआरएस भी अपोज करी यहाँ पे जी। आंध्र प्रदेश में 2 कट्टर दुश्मन, कौन, चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी, ये दोनों यहाँ पे एकजुट हो जाते और वहाँ पे वोट को फेवर कर देते, क्योंकि एक के ऊपर केसा है, केसों से बाहर निकलना, और एक को जो है हुकूमत बरकरार रख लेना, कल बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना। लोग आ गए भाड़ में, हमारे को सियासी मफादत है, हमारे को हमारी ज़रूरत है, पब्लिक से हमें क्या लेना, पब्लिक से क्या लेना देना है, हमारी हुकूमत पर ये नहीं, फिर भी और उसको क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि पब्लिक हमें सवाल करने वाली नहीं है। तो पब्लिक ऐसी चीज़ों को मालूमात कर लेना है ना। आपके हाथ में आज इंटरनेट है, आपके हाथ में जो है फ़ोन है, आप 10 मिनट में बैठो, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, इतने चीज़ें हैं, पहले जैसा नहीं है ना, जाओ पेपर उठाओ पढ़ो, नहीं है, थोड़ा बहुत भी आप, खास करके यंगस्टर्स को, क्योंकि अगर ये सिस्टम, अगर अभी तो बिल पास नहीं हुआ, टाइम मिला, अगर बिल पास होकर रहता तो नॉर्थ से हैदराबाद आके काम कर रहे यंगस्टर्स, तो थोड़े दिनों के बाद हैदराबाद वाले नॉर्थ में जाके काम करना पड़ेगा, पेट पकड़ के बिहार जाके काम करना पड़ेगा। हाँ, तो पर्टिकुलर स्टेट्स नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी माहौल क्रिएट हो जाती ना, क्योंकि अपने को तेलंगाना में, अब तेलंगाना अलहदा हो, तेलंगाना होने से पहले मैं पालमूर लेबर बोलते थे, महबूब नगर से कई लोग जो है बजा के बॉम्बे में मिल्स में काम कर लेना, सूरत के मिल्स में काम कर लेना, ऐसा हालत रहता था। लेकिन तेलंगाना फ्लरिश हुआ, कई लोग वापस आ गए। आज भी करीमनगर वगैरह वगैरह से पूरे जितने भी गल्फ़ में जो माइग्रेंट लेबर है पूरे उधर से ही गए थे, सो है ना। लेकिन अब गल्फ़ जाना अलग है, इंडिया में रह के और एक दूसरी स्टेट को जाके काम करना अलग है ना भाई। तो यंगस्टर्स को भी ये चीज़ों के ऊपर थोड़ा तो कम से कम हुकूमत सवाल तो कर सकते हैं ना जी हाँ। तो अभी ऐसे चीज़ों में जो है थोड़ा कंसंट्रेट करके ये करना है। तो इतना ये पूरा ये फ्रेम के अंदर लेके आके फिक्स करके इलेक्शंस और पावर को जो है बरकरार रख लेने के लिए, हमेशा के लिए। और नॉर्थ में सीट बढ़ गए तो किसको फायदा होता? नेचुरली बीजेपी को होता, क्योंकि बड़े स्टेट्स पूरे अब उसके हुकूमत में है। राजस्थान में उनकी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में उनकी गवर्नमेंट है, बिहार में उनकी गवर्नमेंट है, 3 स्टेट महाराष्ट्र में है। यहाँ पे ये 4 स्टेट्स और बाकी के गुजरात, हरियाणा, ये स्टेट्स पूरे मिला लिए आप, तो वहाँ से कम से कम ये सब मिला लिए तो लोगों को आराम से 550 सीट्स वहीं हो गए। सिर्फ गोवा और उत्तराखंड और सिंगल स्टेट छोड़ दिए तो ये पूरे स्टेट्स में ख़त्म ही है ना। झारखंड भी है, झारखंड में भी उनकी सीट से, उड़ीसा है, पूरा पिक्चर ही बदल चेंज हो जाता ना, वेंट्रिकल पॉलिटिकल सीनेरियो चेंज हो जाता। ये पूरे चीज़ें हैं। तो आप जब आवाज़ किसके खिलाफ में आप आवाज़ उठाएंगे, और यहाँ के वोटों को कोई पूछता ही नहीं। जब राजशेखर रेड्डी 2 के टाइम पे 35 42 जब कंबाइंड स्टेट था ना,
42 में 35 एमपीज यहाँ से दिए थे। उस वक्त भी कोएलिशन गवर्नमेंट रहा, कांग्रेस ही उसको लीड कर रही थी। 35 मेंबर्स रह के ही कई प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर सके, जी हाँ, क्योंकि वो रेशियो में ये नहीं हुआ बोल के। जबकि हुकूमत पूरा वहाँ पे कांग्रेस में से 35 सीट्स कांग्रेस के यहाँ से दिए थे कंबाइंड हाँ। स्टेट में, जब भी नहीं हुआ। अब वहाँ से 600 सीटा में अब लास्ट टाइम इलेक्शंस में 2019 के इलेक्शन से पहले जगन मोहन रेड्डी हमारे को 25 एमपीज दे दो, हम वहाँ पे गवर्नमेंट करो। 25 ने वहाँ पे 303 आ गया, उसको कोई पलट के पूछ के देखा भी नहीं बीजेपी वाले। जी हाँ, जरूरत नहीं। अब इनको 16 सीट्स अगर हट गए तो गवर्नमेंट गिरने की पोजीशन पे भी जाके ना उनको वोट कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल ये पूरे ये इंट्रिकसीज समझना है। सर, आखिर में अगर हम आगे का सोचें तो इस वक्त हुकूमत को सबसे पहले क्या प्रायोरिटी देना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पीएम के तरफ से कोई स्ट्रांग और क्लियर डायरेक्शन देखने को मिल सकता है या नहीं? ये अब मौजूदा हालात में अब अपने को पूरा टोटल, नॉट ओनली इंडिया, जी, पूरा वर्ल्ड वाइड देख लिए तो आपको मेन मिडिल ईस्ट का क्राइसिस एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो उसके बारे में गवर्नमेंट से क्या क्लियर कट लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहा, तो वो तो एक मैसेज आना है। और जब से अब ये इंडिया क्या फॉरेन पॉलिसी को लेके लोगों के दिल में थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे जो भी समझ सकते हैं पॉलिटिक्स और जो भी माहौल है, क्योंकि कॉमन मैन नहीं पढ़ा तो भी उन्हें सिचुएशन को समझ सकता है कि लोगों के दिल में एक खौफज़दा माहौल पैदा हुआ है कि वो लोग जो है सहमे हुए हैं, जी, क्या होगा आइंदा चल के, मुस्तकबिल किस तरह से रहेगा बोल के सब लोगों के दिल में एक डर बैठा हुआ है। और ख़ास करके फार्मर्स बहुत डिस्ट्रेस में हैं, क्योंकि आप देख रहे थे कि भाई पूरे चीज़ें जो है एक्सपोर्ट रुक गया एवरीथिंग। अब उधर से तेल नहीं आ रहा है, अब जंग ख़त्म होता नहीं ख़त्म होता और पाकिस्तान जो है एक्टिव पार्ट ले रही, जी, इंडिया कहीं पीछे चले गई, ये पूरा इंटरनेशनल माहौल एक बना हुआ है। और रहा इंडियन इकानमी, हम 5 ट्रिलियन को पहुंचाएंगे, वर्ल्ड में सुपर पावर बन जाएंगे बोलते ही सट बोल के आके 6वें साल में गिर गए। अब 6th प्लेस में है जी, लेटेस्ट इसके हिसाब से। ये सब देखा गया तो क्या है, तो लोगों के दिल में और दामातो बढ़ रहे, तेल का दाम बढ़ गया आपको, जी हाँ, गैस की किल्लत है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं लोगों के दिल में। तो आप पहले प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिक्स बाजू को रखो, आप हमेशा आप लोग इलेक्शन आए बोले तो 15 दिन 20 दिन 10 दिन 6 महीने 7 महीने होम मिनिस्टर जाके इलेक्शन स्टेट में बैठ जाते, रोड शो शुरू हो जाते। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर इस देश में है तो मुल्क को संभालने के लिए, मगर इलेक्शन के लिए इलेक्शंस तो होते रहते पार्टी का। अब इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स रहते थे, 1-2 मीटिंग ऑर्डर्स कर लेते थे, लोकल चीफ मिनिस्टर देख लेता, लोकल का पार्टी प्रेसिडेंट देख लेता, आके जीत के हासिल करते। होम मिनिस्टर कोई सेंट्रल मिनिस्टर बोलते फंड्स के लिए लेके आके बैठाते थे। अब तो पूरे मिनिस्ट्रीज और कई कई स्टेटों के चीफ मिनिस्टर जाके वहाँ पे बैठ जाना, एक चीफ मिनिस्टर आके ये पहले एक माहौल के वास्ते क्रिएट कर ले कि सपोज महाराष्ट्र में इलेक्शंस हो रहा, समझो तेलुगु के बात करने वाले पीपल महाराष्ट्र के बॉर्डर में चंद्रापुर शोलापुर में कहीं रहे तो बोले थे, यहाँ से चीफ मिनिस्टर को बुलाते थे, 1-2 मीटिंग अटेंड करके आते थे। मैं भी राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर आया हो तो हम भी गए उनके साथ में, चंद्रापुर में महाराष्ट्र इलेक्शंस में गए, कवर कर लेके वही 1 दिन के लिए जी, या नहीं तो 2 दिन के लिए बुला के, वो भी पर्टिकुलर ऐसा है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में कहीं हो रहा, तेलुगु स्पीकिंग पीपल है ऐसा बोले तो जाके आते थे। वो ऐसा पूरा 15-15 दिन 20-20 दिन कोई बैठने वाला नहीं। अब हम तो नहीं देखा, अब रिसेंट ट्रेंड शुरू हो गया ना, मिनिस्टर जाके बैठ जा रही। इवन तेलंगाना में भी एक बाई इलेक्शन हो रहा बोले तो पूरा चीफ मिनिस्टर के साथ एक छोड़ के पूरा टीआरएस के दौर में भी देखे और जुबली हिल्स इलेक्शन में बाई इलेक्शन में भी देखे थे ना अपन। ये पूरा इलेक्शन सेंट्रिक हो गया पूरा। जी, जी, तो आवाम का प्रॉब्लम क्या है वो कुछ भी नहीं है, और आवाम को भी क्या है 500 रुपये दे दो वोट को, नहीं तो 2000 दे दो, नहीं तो वो पैसा नहीं दे तो के 80 खरीदने करोड़ लोगों को 5 किलो चावल दो। ये और ये तो रेशन का इनसे इनको खुश कर दे के अपना काम निकाल ले रहे। जी, लेकिन अब ये लॉन्ग रन में नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल। अब
पूरे यंगस्टर्स पूरे जो है हमेशा के लिए तो फ़ोन को पकड़ के बैठ के तो जी नहीं हाँ। रहेंगे ना, एक दिन कहीं ना कहीं वो कितना जल्दी आता है वो देखा जाएगा। लेकिन अब फिलौखत जो है इमिडिएटली प्राइम मिनिस्टर का हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये है कि भाई लोगों के ऊपर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके कुछ भी होने वाला नहीं है, वहाँ पे जंग चलते रहता, हम दूसरे अरेंजमेंट करें, हम यहाँ से, हमारे पास हर चीज़ भी यहाँ पे महफूज है, हम कोई रेट कहीं को 29 के शाम के बाद देखो ना पेट्रोल क्या होगा क्या होगा। सही अब है। परसों आपको 2 दिन पहले हार्मोज ओपन कर रहे बोल के बोलते ही 110 बैरल 88 को आ गया, इमीडिएट गिर गया। फिर नेक्स्ट दिन होते ही फिर वो बंद नहीं करे बोलते ही फिर बढ़ गया। तो आपको तेल के बगैर तो दुनिया नहीं चलती। जी हाँ। तेल और गैस चीज़ें होना है। और ये आप तो इलेक्शन है बोल के आप ये इंडिया के पब्लिक का किस्मत भी अच्छा है कि भाई वहाँ पे वार होना, इधर इलेक्शन होना, तो बच गए। ये इलेक्शन नहीं रहा तो आपका जेब भी जलते रहता था, आप चूल्हा सही जो है। है सो बुझ जाता था। सर, मौजूदा हुकूमत इस तरह के जिम्मिकों से क्या देश के महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? क्या वो समझती है कि देश के महिला इनके चालों को नहीं समझ पाते? देखिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, फॉर दैट मैटर एनी पॉलिटिकल पार्टी, हूएवर इज इन द पावर, जो भी पावर में बैठा हुआ है, अगर वो लोग वुमन के, खास करके ख़वातीन के जज्बात से खेलते हुए उनको कुछ गुमराह करने की कोशिश करे तो वो हमेशा नाकाम हो जाते। अगर वो समझ रहे कि भाई इस तरह के छोटी मोटी पॉलिटिकल जिमिक्स से हम पूरा वुमेन को जो है अपने तरफ रुजू कर लेने के वास्ते, अट्रैक्ट करने के वास्ते कोई कोशिश करे तो वो कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं होते। हिंदुस्तान की महिला जो है बहुत मैच्योर्ड है, वो हर साजिश को समझ वो सकती समझ है अच्छी सकती है, तरीके से। अच्छी तरीके से समझ सकते हैं वो लोग। तो हम्म। इसीलिए अब और उसका तगड़ा जवाब भी दे सकते हैं। जवाब भी दे सकते हैं, और इसके लिए कई माजी में कई कई तारीख एग्जाम्पल ऐसे है जी, एग्जाम्पल्स इंस्टेंसेस है। है, एग्जाम्पल्स है, और सभी भी है। अभी ये रिजर्वेशन का बिल जी भी पहले पास हो चुका है, तो फिर भी अब जो है डिलिमिटेशन के नाम पे लाया गया है। ये बीजेपी अपने फ़ायदा कैसे करिए, और वो अब जो पूरा जो है अपोजिशन को ये बदनाम कर रही बोल के तकरीबन औरतां जो है, ख़ास करके जो भी अभी इलेक्शंस जहाँ पे हो रहे, जी। वो लोग तो खुलेआम आके बोल रहे। सो कई विजुअल्स भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर। तो डोंट अंडर एस्टिमेट इंडियन वुमन, वो है किस्सा देखते हैं नारी का सत्ता सत्ता वेस्ट बंगाल और और तमिलनाडु तमिलनाडु में। में बस। दोस्तों, आज की बातचीत से एक चीज बिल्कुल साफ होती है कि कभी कभी सियासत में मुद्दे वही रहते हैं, लेकिन उन्हें पेश करने का तरीका बदल दिया जाता है। सवाल सिर्फ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का नहीं है, सवाल उसके टाइमिंग का है, उसके नैरेटिव का है, और उसके पीछे छुपे हुए बड़े फैसलों का है। क्या ये वाकई महिलाओं की हक की लड़ाई है, या फिर एक ऐसा सियासी दौर जहां हर मुद्दा इलेक्शन स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाता है? आने वाला वक्त में ये देखना और भी जरूरी होगा कि देश की सियासत किस दिशा में जा रही है, और क्या असल मसाइल पहली प्रायोरिटी बन पाते हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या यह बिल वाकई एक सोशल रिफॉर्म है या फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा? क्या देश में जो हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक कदम है या फिर एक केयरफुली डिजाइंड स्ट्रैटेजी है? अपने राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि सवाल उठाना ही समझ की पहली सीधी सीढ़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बड़े और सेंसिटिव इश्यूज पर सीधी, साफ और बिना झिझक बात हो, तो कैंडिड टॉक को फॉलो करना ना भूलें।
मैं हूं आपका होस्ट अहमद और आप देख रहे थे कैंडिड टॉक करंट अफेयर्स। मिलते हैं जल्द ही एक नए सवाल के साथ। तब तक सिर्फ सुनिए मत, समझिए भी। धन्यवाद।